एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि देखिए मैं कुछ दिन से पॉलिटी की वीडियो नहीं डाल पा रहा था। ठीक है, मैंने मिरर ऑफ कॉमन एरर की वीडियो एक ही दिन में 3 वीडियो डाल के मैंने ख़त्म कर दी हैं, पर मैं पॉलिटी की नहीं डाल पा रहा था क्योंकि देखिए मेरे घर में थोड़ा एक फंक्शन, आपको पता है कि गोद भराई चली थी मेरी बहन की, तो फिर एक और फंक्शन था, मैं उस चक्कर में बिज़ी हो गया था। मैं घर पे आया हुआ हूँ। ठीक है, 21 को मैं दोपहर में वापस चला जाऊंगा और उसके बाद से मैं स्पीड बढ़ा दूंगा। दिन में 2, 3, 4 वीडियो डालने की कोशिश करूंगा बाकी और सब्जेक्ट को मिला के। और पॉलिटी की वीडियो मैं डेली डालना स्टार्ट करूंगा, डेली। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 दिन में एक। और कल से ही मैं आपकी ज्योग्राफी की जो वीडियो होंगी वो भी स्टार्ट कर दूंगा कि ज्योग्राफी को आपको स्टार्टिंग से लेकर चलूँगा, ज्योग्राफी की जितनी भी इम्पोर्टेंट्स आपके एरिया होंगे एसएससी के लिए। ठीक है, तो उससे पहले हम बात करते हैं हमारी पॉलिटी की आज की वीडियो के बारे में, जो है हमारी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। मतलब हमारी गवर्नमेंट का जो पूरा सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है, जिसके अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम आएगा, हमारा इंटर स्टेट रिलेशनशिप आएगी। ठीक है, जो हमारा स्टेट और सेंटर के बीच में रिलेशनशिप है। इंटर स्टेट नहीं बता रहा हूँ मैं आपको कि स्टेट और स्टेट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि स्टेट और सेंटर के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट वही है आपके लिए। स्टेट और स्टेट का रिलेशनशिप नहीं पूछा जाता, बस ये पूछा जाता है कि कौन कौन सी पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा फेडरल सिस्टम है, कैसा हमारा लेजिस्लेटिव सिस्टम है, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो कैसे एक दूसरे से डिवाइड रहता है, पावर्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, गवर्नमेंट क्या क्या रोल है, प्रेसिडेंट का क्या रोल है और गवर्नर का क्या रोल है। ये सारे जो हैं ये मैं आपको बताऊंगा। स्टेट और सेंटर के जो बीच का रिलेशनशिप है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और कई सारे आपके जो पॉइंट है वो मैं आपको इनमें बताऊंगा। जो पूरा सिस्टम जो काम करता है गवर्नमेंट का, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, चलिए बिना कोई वक्त गवाए हुए। देखिए जो सबसे पहला जो पॉइंट है, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा। अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम की अगर हम बात करें तो देखिए आर्टिकल जो 74 और 75 है वो डील करता है सेंटर का पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, और आर्टिकल 163 एंड 164 डील करता है स्टेट का पार्लियामेंट्री सिस्टम। ओके, अगर हम बात करें देखिए फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, अब हम आते हैं देखिए कई सारे फीचर्स हैं जो हमारे लिए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। मतलब जो हमारा पार्लियामेंट है वो गवर्नमेंट के साथ कैसे कॉम्बिनेशन बना के वर्क करता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे जो पहला क्या है, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स। देखिए नॉमिनल एंड रियल, देखिए नॉमिनल क्या होता है, जिसको दिखाया जाता है कि हाँ ये हमारा रियल एक तरह से लीडर है, और रियल क्या होता है, जिसके पास असली पावर्स होती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो स्टेट या अगर सेंटर की बात करें तो प्रेसिडेंट और गवर्नर, इनको सबसे ज़्यादा अपर पोस्ट पे माना जाता है कि यार सबसे ऊंची पोस्ट है इनकी। ठीक है, जैसे यूएसए में तो होती है, क्योंकि यूएसए में आपका प्रेसिडेंट नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, सॉरी, अमेरिका में, पर आपका राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और पर रियल जो सरकार का जो हेड होता है, सरकार कौन चलाता है, प्रधानमंत्री, जबकि राष्ट्रपति सबसे ऊपर वाली हेड में है। तो वही बात मैं इसमें कह रहा हूँ कि जो आपका राष्ट्रपति है वो नॉमिनल है, और जो प्राइम मिनिस्टर है, जो प्रधानमंत्री है, वो आपका रियल एग्जीक्यूटिव है। मतलब ये कि देखिए पावर्स हैं बड़ी अच्छे से बांटी गई हैं आपके नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और रियल एग्जीक्यूटिव के बीच में, मतलब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। बस मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है वो आपका राष्ट्रपति होता है, और जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति सिर्फ अपॉइंटमेंट करता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट मतलब उनको पोस्ट दे देगा, नौकरी दे देगा। जैसे आईएएस होते हैं, गवर्नर को अपॉइंट करता है आपका राष्ट्रपति। ठीक है, प्रधानमंत्री को अपॉइंट करता है आपका राष्ट्रपति। पर सरकार कौन चलाता है, सरकार सारी चलाते हैं, सारी मिनिस्ट्री को कंट्रोल कौन करता है, आपका प्रधानमंत्री। ठीक है, देखिए मेजॉरिटी पार्टी रूल आप नाम से समझ रहे होंगे कि हमारे पार्लियामेंट में जो मेजॉरिटी पार्टी में होती है वही रूल करती है। जैसे आपका इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में जो जीतेगा, ठीक है, जो मेजॉरिटी में आया, ठीक है, वही रूल करेगा। रूल का मतलब उसी की गवर्नमेंट होगी। तो ये होता है मेजॉरिटी पार्टी रूल। और जो पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट में भी ज़्यादा जो होता है दबदबा उसी पार्टी का होता है जो मेजॉरिटी में होती है। बाकी पार्टियाँ आपकी विपक्ष में चली जाती हैं।
ठीक है। उसके बाद होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए अगर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करें तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सीधा सीधा कहना ये होता है कि जो भी आपके जितने भी सारे मिनिस्टर्स हैं जो आपके मेजॉरिटी के अंदर आए हैं, या फिर जो भी आपके पार्लियामेंट में जितने भी मिनिस्टर्स हैं, वो आपकी एज ए होल टीम वर्क करेंगे, ठीक है। अब वो सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे हमारे पार्लियामेंट के लिए, ठीक है। पार्लियामेंट में कुछ भी होता है, कुछ भी होता है, या वो किसके अंडर आते हैं, वो सब पार्लियामेंट के अंदर आते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ेगी पार्लियामेंट की, और एक साथ मिलके कोई भी पीछे नहीं हट सकता अगर वो पार्टी के अंदर काम कर रहा है और वो अगर लोकसभा या राज्यसभा में आया हुआ है, ठीक है, नॉमिनेट हुआ है तो। उसके बाद आपका आता है पॉलिटिकल होमोजेनिटी, ठीक है। देखिए पॉलिटिकल होमोजेनिटी अगर हम बात करें क्लियरली तो सीधा सीधा वो ये कहते हैं, देखिए होमोजेनियस क्या होता है, जो एक जैसा हो, ठीक है, और हेट्रोजीनियस जो एक जैसा ना हो। होमोजीनियस मतलब कहने का मतलब उनका ये है कि जो भी एक पार्टी के लोग हैं, जो एक सेम पार्टी, जैसे बीजेपी वाले हैं, तो उनकी जो आइडियोलॉजी होगी, जो उनकी सोच होगी, जो वो काम करेंगे वो एक जैसा करेंगे, ठीक है, और कांग्रेस वाले एक जैसा करेंगे। तो वो होता है आपका पॉलिटिकल होमोजेनिटी, मतलब ऐसे जो एक ही सेम पार्टी के लोग हैं जिनकी आइडियोलॉजी सेम हो, ठीक है। उसके बाद आपका आता है डबल मेंबरशिप। देखिए डबल मेंबरशिप का सीधा सीधा फंडा ये है कि जो भी आपके मिनिस्टर्स हैं या जो भी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो बिना मिनिस्टर बने या बिना मिनिस्टर बने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो सकते, ठीक है। मतलब अगर वो मिनिस्टर हैं तभी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, और अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो तभी मिनिस्टर भी होंगे, ठीक है। तो ये होती है डबल मेंबरशिप की, मतलब दोनों को एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ता है। उसके बाद आपका आता है लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। देखिए लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सेंटर की गवर्नमेंट को हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। सारी जो कमीशन होती हैं, सारी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उन सबको हेड कौन करता है, उनको जितने भी आयोग होते हैं उन सबको हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। रही बात अपॉइंटमेंट की, देखिए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, नेता वगैरह होते हैं, उन सबको अपॉइंट कौन करता है, आपके प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये अंतर है लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर और आपके प्रेसिडेंट के बीच में। उसके बाद आपका आता है डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, ठीक है। देखिए अगर डिसोल्यूशन की हम बात करें तो इसको कहते हैं हम एक सत्र को ख़त्म करना, ठीक है। जैसे आपका शीतकालीन सत्र होता है, वर्षा सत्र, रेन आपका सत्र होता है, सीज़न होते हैं, उन सबको ख़त्म कर देना, और जो इसकी पूरी पावर होती है ना वो होती है प्रेसिडेंट के हाथ में, ठीक है। पर इसका प्रोसेस अलग होता है। इसका प्रोसेस क्या है कि प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा, एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को, और फिर प्रेसिडेंट डिसॉल्व करेगा हमारे लोअर हाउस मतलब लोकसभा को, ठीक है। डिसॉल्व करना का मतलब होता है कि एक सत्र को ख़त्म कर देना उसी वक्त, ठीक है, और न्यू इलेक्शंस कराना, ओके। ये होता है आपका डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, ठीक है, आगे हम बढ़े तो वो हमारा सीक्रेसी, ठीक है। अगर सीक्रेसी के बारे में हम बात करें, देखिए अगर हम सीक्रेसी की बात करें तो इसको हम कहते हैं गुप्तता, ठीक है। गुप्तता इसकी हिंदी में अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, तो मुझे हिंदी नहीं समझ में आ रही थी, मुझे सीक्रेट समझ में आ रहा था, पर मैंने एक बार हिंदी ढूंढ ली होगी। कई लोग कहते हैं सर हिंदी में बताइए, तो इसको कहते हैं गुप्तता। गुप्तता मतलब किसी चीज़ को सीक्रेट रखना, ठीक है, एकदम हाइड करके रखना। और वहाँ पर पार्लियामेंट में क्या हाइड करने के लिए होता है, क्या सीक्रेट रखने के लिए होता है, वहाँ की ओथ, वहाँ के प्रिंसिपल्स, वहाँ की जो आइडियोलॉजी है, ठीक है, प्लस वहाँ पर जो भी वो बिल पास कर रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, वेरिफिकेशंस आ रहे हैं, उन सबको सीक्रेट रखने की वो ओथ लेते हैं कि उन सबको सीक्रेट रखना है, ठीक है। अब देखिए इससे अगर हम आगे बढ़ें, ये हमारा जो मैंने आपको पूरा बता दिया। उसके बाद आपका आता है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। ऊपर मैंने आपको क्या बताया था कि पार्लियामेंट में गवर्नमेंट कैसे काम करती है। अब हम बात करेंगे, देखिए प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट की जो गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट क्या काम करता है, मेन चीज़ ये। उसके बाद हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में आगे, पर पहले हम देखेंगे फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। और ये बात आपको याद रखने की एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के ऊपर से आते हैं पॉलिटी में, ठीक है। सबसे ज़्यादा वो प्रेसिडेंट की पावर और वाइस प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में सवाल देता है हर एग्ज़ाम में, ठीक है। सबसे हॉट टॉपिक हैं ये, तो इनको आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगर फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की हम बात करें तो अनलाइक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द फीचर ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आर एज फॉलोज। देखिए
अगर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो इंडिया में इतना प्योर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। हम इसे क्वेसी कह सकते हैं, क्वेसी का मतलब आधा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वो हेड है, वो अपॉइंट करता है पर उन्हें कंट्रोल नहीं करता। कंट्रोल कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है, ठीक है। जो प्योर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, मतलब पूरा अधिकार राष्ट्रपति के हाथ में होता है, वो है हमारी अमेरिका की, ठीक है। तो हम बात करेंगे अभी अमेरिका की, ठीक है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में ही प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट प्योर तरीके से है। तो हम देखेंगे कि अमेरिका का क्या फंडा है, ठीक है। अमेरिकन प्रेसिडेंट इज़ बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ गवर्नमेंट। जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है वो दोनों का हेड होता है, चाहे वो स्टेट हो चाहे आपका गवर्नमेंट हो। मतलब जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर है, स्टेट का हेड हमारा राष्ट्रपति होता है, तो ऐसा नहीं है, वहाँ कोई प्रधानमंत्री नहीं है, ठीक है। वहाँ पर जो भी है वो सब आपका राष्ट्रपति है, ठीक है। एज द हेड ऑफ स्टेट ही ऑक्यूपाइज ए सेरेमोनियल पोजिशन, ठीक है। देखिए अगर वो हेड ऑफ स्टेट है तो उसके पास एक कई सारी पावर्स होंगी एक्स्ट्रा, उसकी जो पोजीशन होगी वो एकदम से मतलब बढ़िया होगी, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा होगा ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर को ही पूछा जाता है, ना कि प्रेसिडेंट को। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो आपकी गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है। एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट ही लीड्स द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। देखिए सेरिमोनियल का मतलब, देखिए अब मैं आपको समझाऊं। सेरिमोनियल अगर क्लियर हम बात करें, सेरिमोनियल और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ये दो वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। सेरिमोनियल और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, ये इन दो वर्ड के अगर हम बारे में ध्यान दें तो सेरिमोनियल का मतलब ये है कि सिर्फ ऐसे टाइम पर सामने आना जब ज़रूरी हो, मेन चीज़ है, ठीक है। कि हाँ मान लीजिए जब अगर प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर को या किसी को ओथ दिलानी है तो आ गए, इमरजेंसी आ रही है, कुछ आ रहा है तो आ गए, 26 जनवरी 15 अगस्त आ रही है, मतलब ऐसे टाइम पे सामने आ गए। पर हेड ऑफ गवर्नमेंट मतलब सरकार को चलाने का मतलब है आपका कि जैसे प्रधानमंत्री होता है आपका, हर वक्त जितने भी ऑर्गन्स हैं, मतलब जितने भी एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ हैं, जितने भी आयोग हैं, वो सब आपके अंडर काम कर रहे हैं 24/7। तो वो होता है आपका एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, और उनको लीड करना, ठीक है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ ए फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 4 ईयर। ही कैन नॉट बी रिमूव बाय द कांग्रेस एक्सपेक्ट बाय द इम्पीचमेंट फॉर। हाँ देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं आपको क्लियरली समझाऊँ तो देखिए जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो एक तरह से पूरा इलेक्शन की तरह ही होता है, जहाँ पर क्या होता है जो आपकी पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो पूरा एक वोटिंग करता है, ठीक है, उसको सेलेक्ट करने के लिए। और वहाँ पर जो टेन्योर होता है वो 4 ईयर्स का होता है, ठीक है, टाइम की बात करें तो। और उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि हम उसे ऐसे ही नहीं रिमूव कर सकते, पूरी कोई पार्टियाँ मिलके एक नॉर्मल मेजोरिटी के साथ उसे नहीं रिमूव कर सकते। अगर हमें रिमूव करना है तो हमें इम्पीचमेंट ऑफ अ ग्रेव, ठीक है, इनका यूज़ करना पड़ेगा, इम्पीचमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इम्पीचमेंट की बात करें तो मतलब इसका सीधा सीधा फंडा हम कह सकते हैं हिंदी में कि हमें भरोसा नहीं है या फिर कुछ ऐसी गलती की है राष्ट्रपति ने जिसको उसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है, वो होता है इम्पीचमेंट। कह दूँ तो कोई रूल तोड़ना, ठीक है, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊँ तो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की तो वो कह रहा है कि प्रेसिडेंट गवर्न्स विद द हेल्प ऑफ ए कैबिनेट और स्मॉलर बॉडी कॉल्ड किचन कैबिनेट। हाँ देखिए किचन कैबिनेट आपसे एग्जाम में पूछा गया था, पिछले बार के एग्जाम में आपका जो सीजीएल का एग्जाम था उसमें पूछा गया था किचन कैबिनेट, ठीक है, इसका क्या काम होता है। तो इसका ये एक एडवाइजरी बॉडी है आपकी प्रेसिडेंट की, ठीक है। ये कैबिनेट है जो हेल्प करती है प्रेसिडेंट को किसी भी मैटर में एक कोई भी डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। ये ओनली जो एक एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है, और नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज यहाँ आते हैं, मतलब इनको इलेक्ट नहीं किया जाता, इनको सिर्फ जो हमारा अपॉइंट करता है वो राष्ट्रपति अपॉइंट करता है अपने हिसाब से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, ठीक है। जो भी वो काम करेंगे वो सब रिस्पॉन्सिबल होगा राष्ट्रपति के लिए, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा द प्रेसिडेंट एंड हिज सेक्रेटरीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द कांग्रेस ऑफ देयर एक्ट्स। और जो प्रेसिडेंट है हमारा राष्ट्रपति है और जो उसके सेक्रेटरीज हैं, जो किचन कैबिनेट है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कांग्रेस को, ठीक है, मतलब जो पार्टीज़ हैं उनको नहीं रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स द लोअर हाउस ऑफ द कांग्रेस। और देखिए प्रेसिडेंट डिसॉल्व नहीं कर सकता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स द लोअर हाउस ऑफ द कांग्रेस को, ठीक है, जबकि मैंने भी आपको ऊपर बताया था कि प्रेसिडेंट कर सकता है। अभी अब यहाँ पर देखिए थोड़ा अंतर है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर
ये अंतर है कि ये हम बात कर रहे हैं अमेरिका के बारे में, ठीक है। यहाँ पर कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। और अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में डिसोल्यूशन जो है आपके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का वो हो जाता है। इसलिए उन्होंने क्या किया है, प्रेसिडेंट को और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के डिसोल्यूशन को मिक्स करके एक नई टेक्निक बनाई है, जहाँ पर क्या है, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट डिसोल्व करता है आपके लोअर हाउस को, ठीक है। उसके बाद आपका आता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इन द बेसिस ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर सेपरेटेड एंड वेस्टेड इन द 3 इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन का मतलब यह है कि पावर्स को पूरे एक अच्छे तरीके से बांट देना, ठीक है। और अमेरिका में बहुत अच्छे तरीके से हुआ है और उसी को लेकर इंडिया में हम आए हैं कि हमने जो लेजिस्लेटिव कमिटीज़ हैं, हमारी एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ हैं और जुडिशियल पावर्स हैं, ठीक है, उनको एक ऐसे तरीके से बांटा है, एक अच्छे तरीके से ऐसे सेपरेट किया उनकी पावर्स को, जो तीनों को एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन बनाता है सरकार का। मतलब कोई भी तीनों आपस में डिपेंडेंट नहीं है, गवर्नमेंट के लिए डिपेंडेंट है पर आपस में डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए, आगे हम बात करेंगे जो पार्लियामेंट्री है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उनके बीच में कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, कि पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कंपैरिजन क्या है। अगर हम कंपैरिजन की बात करें, देखिए ये आपका ड्यूल एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो दो लेयर्स में काम करता है, प्रेसिडेंशियल सिंगल एग्जीक्यूटिव है, मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है, ठीक है, पार्टी का पूरा रूल होता है यहाँ पे। और यहाँ क्या है, प्रेसिडेंट और उसके जो किचन कैबिनेट है उनका ही रूल चलता है, ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यहाँ पे, और यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ठीक है। पॉलिटिकल होमोजिनिटी है, यहाँ पर पॉलिटिकल होमोजिनिटी डिपेंड ही नहीं करती क्योंकि यहाँ पर कोई पार्टी है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो पार्टी है, जो मेन जो है हेड है जिसकी चलनी है थिंकिंग, वो है हमारा सिर्फ प्रेसिडेंट, ओके। इसके बाद यहाँ पर देखिए डबल मेंबरशिप है, ठीक है। डबल मेंबरशिप मतलब पार्लियामेंट्री मेंबर और साथ ही साथ मिनिस्टर, ठीक है। यहाँ पर सिंगल मेंबरशिप है। उसके बाद आपका था लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, डोमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट का डोमिनेशन रहता है। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, और यहाँ पर कोई भी डिसोल्यूशन नहीं है। फ्यूजन ऑफ पावर्स, ठीक है, पावर का फ्यूजन है, यहाँ पे सेपरेशन है, ठीक है। ये पूरा डिफरेंस है। ऐसे मेरिट और डीमेरिट हैं। मैं अब आप इनको रोक रहा हूँ, आप ध्यान से इन्हें देख लीजिए और समझ लीजिए। मैं आपको ऊपर ही समझा चुका हूँ, ठीक है, बस यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। हार्मोनी बिटवीन लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, प्रिवेंट डिपोर्टिंग वाइड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव, नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका आता है फेडरल सिस्टम, ठीक है। अगर हम फेडरल सिस्टम की अगर हम बात करें तो देखिए फेडरल सिस्टम क्या होता है, ठीक है, यह आपका जानना ज़रूरी है। फेडरल अगर गवर्नमेंट की हम बात करें तो वहाँ पर ड्यूल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, एक नेशनल गवर्नमेंट होती है, एक रीजनल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। देखिए फेडरल जो सिस्टम है हमारा ना, वो बिल्कुल जो प्रॉपर फेडरल सिस्टम है वो हमारा अमेरिका का बेस है, ठीक है। और एक होता है हमारा यूनिटरी गवर्नमेंट जो हमारी ब्रिटेन की है, ठीक है। वहाँ पर एक हेड सिंगल गवर्नमेंट होती है कि यार आपका एक सिंगल गवर्नमेंट है और उसी के अंडर काम कर रहे हैं बाकी जो आपकी पोजीशंस होती हैं, जो आपकी लेयर्स होती हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या देखिए, अब आप में इसको मैं कंपैरिजन करते हैं हम हमारा फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है, दोनों के बीच का कंपैरिजन करते हैं, हम समझ जाएंगे। यहाँ पर ड्यूल गवर्नमेंट होती है, एक नेशनल सेंटर होता है और एक रीजनल गवर्नमेंट होती है। यहाँ पर एक रिटन संविधान है हमारा, ठीक है। और यहाँ क्या देखिए, जो यूनिटरी गवर्नमेंट है यहाँ पर कोई भी रिटन संविधान नहीं होता है। फ्रांस का हो सकता है पर ब्रिटेन का लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या जो फेडरल गवर्नमेंट है, यहाँ पर पावर्स को बिल्कुल अच्छे से बांटा जाता है रीजनल और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में। जब यहाँ पर सिंगल ही गवर्नमेंट है तो डिवीज़न का तो कोई सवाल ही नहीं उठता आपका यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। संविधान सबसे ऊपर होता है यहाँ पे, ठीक है। और जापान में क्या है, देखिए जापान की अगर बात करें तो जापान में आपका संविधान ऊपर हो सकता है पर ब्रिटेन में नहीं है, ठीक है। ब्रिटेन में संविधान सबसे ऊपर नहीं है। ये आपका रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि यहाँ पर आप कोई भी चीज़ आसानी से ख़त्म या जोड़ नहीं सकते, ठीक है। जोड़ तो सकते हैं पर उसे ख़त्म नहीं कर सकते। आप सोचो कि मैं पूरा एक लॉ ख़त्म कर दूँ तो नहीं कर सकते, उसे एडिट और अपडेट तो कर सकते हैं पर आप उसे ख़त्म नहीं कर सकते। और ब्रिटेन का जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, फ्रांस का में भी रिजिड हो सकता है। उसके बाद आपका आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है।
जो आपके जो न्यायालय होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले पे सवाल नहीं उठा सकता, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सवाल पे सवाल नहीं उठा सकता। दोनों एक दूसरे से अलग हैं, कोई भी किसी की डिसीजन को ठुकरा नहीं सकता, ठीक है। और हमारे यहाँ कैसा है, हमारे यहाँ यूनिटरी है कि अगर यार हाई कोर्ट ने कोई सज़ा सुना दी तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करके उसे खारिज करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यूनिटरी सिस्टम है। उसके बाद आपका आता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है। अब बाई कैमरल मतलब क्या होता है, बाई कैमरल क्या होता है? देखिए बाई कैमरल अगर हम बोलूँ तो इनका सीधा सीधा बाई कैमरल का मतलब है 2 लेवल्स में, ठीक है, 2 चैम्बर्स में, या कहें तो 2 पार्ट में कोई हमारी जो लेजिस्लेचर है, मतलब विधानमंडल जो हमारा है वो 2 पार्ट में होता है। और यहाँ पर क्या है, ब्रिटेन में बाई कैमरल हो सकता है, पर चाइना में यूनिकैमरल है, मतलब वहाँ पर जो हमारा विधानमंडल है वो यूनिकैमरल है, वहाँ पर 2 भागों में नहीं है, ठीक है। और देखिए जो हमारे फेडरेशन जो वर्ड निकल कर आया है ना, वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है फोर्डस। फोर्डस का मतलब होता है ट्रीटी, ट्रीटी मतलब एग्रीमेंट, ठीक है। और एग्रीमेंट देखिए फेडरल वही सिस्टम हो गया हमारा, फेडरेशन मतलब एग्रीमेंट कैसे कि 2 पावर्स हैं, दोनों के बीच में एग्रीमेंट करके एक कॉम्बिनेशन के रूप में काम करना। जैसे हमारे यहाँ होता है कि एक स्टेट की जो गवर्नमेंट है और सेंटर की गवर्नमेंट है, हमारा मोदी और जैसे हमारी जो पहले मुलायम यादव था, मुलायम सिंह यादव, तो दोनों मिलकर अच्छे से काम करते तो वो हमारा एग्रीमेंट या फेडरेशन कहलाता था, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा क्या आता है, फेडरल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे संविधान है उसका जो फेडरल फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है, कि उसके अंदर कैसी कैसी प्रॉपर्टीज़ हैं फेडरल की, ठीक है। अगर फेडरल की हम बात करें तो ड्यूल पॉलिटी थी यहाँ पर, ठीक है। ड्यूल पॉलिटी का मतलब समझ गए होंगे, 2 तरीके से काम करते थे आपके संविधान के लॉ, ठीक है। स्टेट की अलग पावर्स संविधान थी और एक हमारा सेंटर के लिए अलग संविधान में प्रोविज़न था। पर आपको ये याद रखना है कि ड्यूल पॉलिटी सिस्टम हमारा जो है ना वो जम्मू कश्मीर के लिए लागू नहीं होता, क्योंकि जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 के अंदर हमारा साफ दिया गया कि जम्मू कश्मीर के लिए एक स्पेशल मेजॉरिटी और स्पेशल पावर है कि वहाँ का उसका खुद का अलग का संविधान है, ठीक है। तो ड्यूल पॉलिटी हमारी जम्मू कश्मीर में नहीं हो पाती। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ संविधान है हमारा। डिवीज़न ऑफ पावर्स, पावर्स को बहुत अच्छे से बांटा गया है हमारे सेंटर में और स्टेट के बीच में, ठीक है। ये हमारी फेडरल एक प्रॉपर्टी है, फेडरल प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने आपको बता ही दिया कि संविधान सबसे आगे है, सारे कानूनों से आगे, सारी सरकार से आगे, सबसे पहले संविधान को माना जाएगा हमारे गवर्नमेंट में, ठीक है। उसके बाद आपका आता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि हम किसी आर्टिकल में कुछ नया जोड़ सकते हैं, कुछ चीज़ हटा सकते हैं, पर हम उसे पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते। जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का, हम उसे नहीं ख़त्म कर सकते, ठीक है। हम कुछ नई चीज़ जोड़ सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर नहीं आती है, ठीक है। जो सबसे पहली बार संविधान बना था हमारा पुराना संविधान, हम उसको नहीं ख़त्म कर सकते, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग हमारे जो संवैधानिक जो हमारे न्यायालय हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको सिर्फ फेडरल के बारे में बता रहा हूँ, मतलब उनकी डिसीजन को हम टैकल कर सकते हैं, पर अलग अलग न्यायालय तो बने हुए हैं ना, कि देखिए स्टेट के लिए अलग न्यायालय हमारा हाई कोर्ट, सिटी के लिए हमारा अलग बना होता है कचहरी, और सेंटर के लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट भी है, तो अलग अलग जुडिशरी बनाई गई हैं। उसके बाद आपका आता है बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म का मतलब जो हमारी जो विधानमंडल वगैरह हैं उन सबको एक 2 खंडों में बांट दिया गया है, ठीक है। एक हमारा जो होता है वो अलग प्रॉपर्टीज़ को डील करता है और एक हमारा अलग प्रॉपर्टीज़ को डील करता है। तो बाई कैमरल तो ये होगा ही, क्योंकि बाई कैमरल को एक तरह से हम फेडरल भी कह सकते हैं, ठीक है। बाई कैमरल का मीनिंग बन सकता है फेडरल। उसके बाद आपका आता है यूनिटरी फीचर। हमारा जो संविधान में वो यूनिटरी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आती है, मतलब कहाँ पर हमें दिखता है कि यार ये हमारा एक यूनिटरी फीचर है संविधान का। देखिए स्ट्रॉन्ग सेंटर, स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब सेंटर को ज़्यादा पावर है, ठीक है। ये आपको पता है कि मोदी सबसे हेड है, मोदी को सबसे ज़्यादा पावर है, जबकि राज्य के एक हमारे जो राज्य है उसके मुख्यमंत्री से ज़्यादा पावर सेंटर के पास है, ठीक है। स्टेट नॉट इंडस्ट्रिकेबल, ठीक है। इंडस्ट्रिकेबल की बात करूँ तो मतलब जिसको हम नहीं मिटा सकते, ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया जो आपका है ना वो एक एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, मतलब ये मिटाए जा सकने वाले राज्यों का एक अटूट देश है, ठीक है। हम इसे ये कह सकते हैं, मतलब यहाँ पर हम राज्यों को तो मिटा सकते हैं पर यूनियन को नहीं मिटा सकते। यूनियन मतलब देश को नहीं मिटा सकते, मतलब मिटाने से मतलब ये है कि हमने उनकी बाउंड्रीज़ को हमने चेंज कर दिया, बदल दिया,
कम ज़्यादा कर दिया, हमने उस राज्य को ही ख़त्म कर दिया, ये भी हो सकता है। जैसे हम कभी कभार क्या करते हैं, अभी हमने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को अलग अलग बना दिया, हमने एक नया राज्य बना दिया, हो सकता है हम किसी दिन दोबारा से तेलंगाना को ख़त्म करके आंध्र प्रदेश में जोड़ दें, ये कर सकते हैं। पर हम इंडिया को नहीं ख़त्म कर सकते। इंडिया को हम पाकिस्तान से जोड़ के एक नए देश का नाम नहीं डाल सकते, या हमने नेपाल भूटान किसी और से जोड़ के ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन की। यार देखिए, हमारे चाहे स्टेट की बात हो चाहे हमारे सेंटर की बात हो, हमारा संविधान एक ही है, ठीक है। हम एक ही संविधान के अंडर आते हैं। ये बात अलग है कि पावर्स अलग अलग है, पर संविधान हमारा एक ही है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए संविधान की क्या कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को हिंदी में, लचीलापन, संविधान का लचीलापन, ठीक है। लचीलापन से मतलब ये है कि यार देखिए, हम अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स हम ऐड कर देते हैं कुछ भी लॉज या एक्ट्स को अपने संविधान के अंदर, ठीक है। इसीलिए हम उसे फ्लेक्सिबल कह रहे हैं, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि यार हमें कुछ चीज़ चाहिए और कुछ प्रॉब्लम आ रही है संविधान में, तो हमने उसके अकॉर्डिंग अपने संविधान को बदल दिया, कुछ नए एक्ट्स लागू कर दिए और कुछ में अपडेट कर दिया। उसके बाद आपका आता है नो इक्वलिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। देखिए, इक्वलिटी ऑफ नॉन जो हम बता रहे हैं कि कोई भी इक्वलिटी नहीं है, इसका मतलब देखिए, कुछ आपका पार्लियामेंट है, लोकसभा है, वहाँ पे क्या है कि कुछ स्टेट्स के तो बहुत ज़्यादा लोग होंगे, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और कुछ के बहुत कम, जैसे दिल्ली वगैरह जो आपके यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके बहुत कम है, और जो मेन टेरिटरीज़ हैं उत्तर प्रदेश, आपका पंजाब, बिहार वगैरह, इनके ज़्यादा लोग होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि कोई इक्वलिटी नहीं है, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविज़न, देखिए इमरजेंसी प्रोविज़न भी आपका है कि देखिए इमरजेंसी आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया, आपका नेशनल इमरजेंसी हो गया, आपका ये सारी इमरजेंसीज हैं जो हमारे संविधान के अंदर लिखी हुई हैं। यहाँ से पता लगता है कि अगर हमने कोई इमरजेंसी लगाई है फाइनेंशियल, तो हम उसे नेशनल वाइज लगाएंगे पूरे देश में, ठीक है। बाकी अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, वो आपको पता है, ठीक है। धारा जो आपकी 104 वगैरह होती हैं वो, पर इमरजेंसी जब आती है तो वो आपके पूरे देश के ऊपर आती है। फिर आपका सिंगल सिटीजन, कि हमारे पास एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब हम सिर्फ अपने देश के वासी हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि यार मेरे पास जो वीज़ा है वो मेरे भारत का नहीं, हमें तो उत्तर प्रदेश का भी वीज़ा लाना है। मतलब अगर आपने ये लिख दिया कि यार मैं इंडियन हूँ, तो इंडियन नहीं, मैं यूपी भी वाला हूँ, यूपी वाला भी हूँ, मैं बिहार वाला भी हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। हम जो अपने सिर्फ रिस्पॉन्सिबल हैं वो अपने देश इंडिया के लिए हैं, किसी स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है हम, ठीक है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब यह है कि यार देखो लेवल्स बना हुआ है कि सबसे ऊपर हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसकी पावर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद हमारा हाई कोर्ट है जो उसकी पावर उससे थोड़ी कम है, और उसके बाद हमारे जो आते हैं वो आते हैं हमारे स्टेट्स कचहरी की। देखिए, अगर ये सबसे छोटी कचहरी है, सबसे पहले कोई केस यहाँ पर आया, यहाँ पर किसी को मान लीजिए फांसी की सज़ा हो गई, उसने अपील की हाई कोर्ट में, ठीक है। हाई कोर्ट ने क्या करा, फांसी की सज़ा हटा के उम्र कैद की सज़ा दे दी, ठीक है। मतलब यहाँ की तो उसने डिसीजन को चेंज कर दिया, ये तो गलत हो गया, और फिर यहाँ पर उसने उम्र कैद की सज़ा दे दी। फिर उसने अपील की हमारी सीधी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने क्या करिए, उम्र कैद को भी कैंसिल करके उसे 1 साल की सज़ा दे दी, ठीक है। तो ये होता है हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशरी की। मतलब यार जो मेन पावर है ना वो तो हमारे एक यूनियन के पास है, एक सेंटर के पास है, बाकी सब तो बस दिखाने को है। उसके बाद आपका आता है ऑल इंडिया सर्विसेज। देखिए, ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब आपका जैसे हमारा यूपीएससी होता है, ठीक है, सिविल सर्विसेज जो होती हैं, इसमें क्या होता है कि देखिए जो आपका जो ऑफिसर्स होते हैं ना वो सेंटर की तरफ से होते हैं और किसी भी स्टेट के किसी भी सिटी में जाके काम करते हैं, ठीक है। मतलब सेंटर एम्प्लॉय हैं, वो दिल्ली से काम कर रहे हैं और पूरे यूनियन में, पूरे देश में कहीं भी वो जाके काम कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, ठीक है। अब यहाँ पर आपके CAG वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये भी क्या होते हैं, सेंटर की तरफ से काम करते हैं और ये क्या है पूरे ऑल ओवर इंडिया हर स्टेट्स में जाते हैं। उसके बाद आपका आता है पार्लियामेंट्रीज। देखिए, पार्लियामेंट्स का जो अथॉरिटी है ओवर स्टेट लिस्ट, ठीक है। अब इसका क्या कहना है कि देखिए जो आपकी पार्लियामेंट की जो अथॉरिटी है ना वहाँ पर कुछ स्टेट्स के लिए स्टेट लिस्ट आती हैं, जैसे आपका कॉन्करेंट लिस्ट हुई, स्टेट लिस्ट हुई, आपकी यूनियन लिस्ट हुई, ठीक है। इस तरह की कई लिस्ट होती हैं, 3 लिस्ट हैं। अब उसमें क्या अथॉरिटीज़ है आपकी स्टेट लिस्ट की। अब देखिए इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो हमारी पार्लियामेंट में जो सेंटर है ना उसकी जो सबसे मेन पावर होती है वो स्टेट के ऊपर भी होती है। स्टेट को क्या है, पावर तो दे दी जाती है, पर जो मेन कंट्रोल होता है ना वो हमारे सेंटर का ही होता है। तो ये हम कह रहे हैं पार्लियामेंट्री अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट। मतलब स्टेट के ऊपर भी जो मेन पावर होती है ना वो होती है हमारी पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। देखिए, गवर्नर एक तरह से हमारे राज्य का राष्ट्रपति होता है, ठीक है।
राज्य का राष्ट्रपति मतलब उसके पास सारी बिल्कुल वही पावर होती हैं जो हमारे एक राष्ट्रपति के लिए हैं, पर वो सिर्फ एक राज्य के लिए होती है। जैसे उत्तर प्रदेश का राज्यपाल है, हमारा गवर्नर है, तो उसकी बिल्कुल वही काम, वही पोस्ट, वही पावर होगी जो एक राष्ट्रपति की है पूरे देश के लिए, ठीक है। और उसको अपॉइंट कौन करता है? हमारा राष्ट्रपति करता है। उसके बाद आपका आता है इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, ठीक है, इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर मैं बात करूं तो इसका सीधा मतलब ये है कि जो कमीशन है, जो आपकी इलेक्शन मशीनरी, इलेक्शन कमीशन है, वो आपकी पूरे एक देश में भी आपकी वोटिंग कराती है और साथ ही साथ स्टेट में भी वोटिंग कराती है। मतलब जो आपका इलेक्शन कमीशन है ना, वो एक यूनिटरी कमीशन है, ठीक है, कि वो एक हेड है और ऑल ओवर इंडिया वही आपकी रिस्पॉन्सिबल होगी इलेक्शन कराने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं वीटो ओवर स्टेट बिल्स, ठीक है। अगर स्टेट बिल्स की हम बात करें, ठीक है, वीटो क्या होता है? देखिए मान लीजिए कोई बिल आया, ठीक है, स्टेट ने कोई बिल निकाला और वो राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति ने एक बार उसे वापस लौटा दिया, फिर वो फिर दोबारा गया, तो अब उसकी मजबूरी हो जाएगी कि यार वो उसे मंजूरी देनी पड़ेगी, ठीक है, राष्ट्रपति को। वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेजॉरिटी के साथ है बिल, तो तब वो यूज़ करता है वीटो पावर का। देखिए वीटो पावर मतलब कि वो अब जब तक चाहे तब तक के लिए होल्ड कर सकता है उस बिल को, ठीक है। ये होता है आपका वीटो पावर, ठीक है। वीटो पावर मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ किसी भी आपके प्रेसिडेंट की, ठीक है। कहें तो जैसे कहते हैं ना गोकू का ड्रैगन बॉल जी में कामेहामेहा, वही होती है वीटो ओवर स्टेट बिल्स, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अगर हम बात करें आपकी सेंटर और स्टेट रिलेशंस, ठीक है, सेंटर के और स्टेट के बीच में कैसे रिश्ते होते हैं। देखिए ये रिश्ते 3 तरह से बांटे जाते हैं, ठीक है, 3 पॉइंट में बांटे गए। पहला है लेजिस्लेटिव, विधानमंडल का जो रिलेशन है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन मतलब जो आपकी जो सरकारी नौकरियां कहें से जैसे, और एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका डिपार्टमेंट है उसके बीच का रिलेशन। और तीसरा है फाइनेंशियल रिलेशन, ठीक है, पैसों से कैसे रिलेशन में वो आता है, ठीक है, कि जो बजट निकल के आते हैं, स्टेट का अलग बजट है, राज्य का अलग बजट है, सेंटर का अलग बजट होता है ये, ठीक है। देखिए अगर लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात करें तो आर्टिकल 245 से लेकर 255 के बीच में पार्ट 11, इसमें बात की गई है लेजिस्लेटिव रिलेशन के बीच में सेंटर और स्टेट्स के बारे में, ठीक है। अब देखिए 4 चीज़ें हैं जो मैं जानना जरूरी है लेजिस्लेटिव रिलेशंस के लिए। पहला कि टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन, ठीक है। देखिए तो अगर हम इसमें बात करें जो हमारी जो, देखिए इसका सीधा सीधा फंडा ये है कि अगर कोई सेंटर कोई लॉ बनाती है तो वो इंडिया के सारे स्टेट्स में लागू होगा, पर अगर कोई स्टेट कोई लॉ बनाती है ना तो वो सिर्फ उसी की स्टेट में लागू होगा, वो किसी भी पूरे देश में किसी और स्टेट में वो लागू नहीं होगा। तो ये होता है आपका टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन। उसके बाद आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर क्या है कि सेंटर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर सेंटर इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है, और कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पर आपका स्टेट जो पावर होती है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को अलग अलग बांट देना कि कौन से सब्जेक्ट पे हमारा सेंटर काम करेगा और कौन से सब्जेक्ट पे हमारा स्टेट काम करेगा, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट कहलाता है। उसके बाद आपका आता है पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, ठीक है, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड। तो देखिए इसमें इसका सीधा फंडा ये है कि जो भी आपके पार्लियामेंट के देखिए जो लॉ बनते हैं वो स्टेट और सेंटर में इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, पर अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, ठीक है, एबनॉर्मल टाइम में वो कुछ मॉडिफिकेशन आ गया एबनॉर्मल टाइम में, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है प्रॉब्लम आती हैं। और जो पार्लियामेंट होता है आपका वो एक तरह से जो स्टेट फील्ड का है, तो स्टेट फील्ड मतलब जो स्टेट के ऊपर जो इफेक्ट पड़ा है उसको नेग्लिजेंट करने के लिए वो कभी कभार लॉस को सस्पेंड कर देता है, ठीक है। उसके बाद आता है सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। देखिए सेंट्रल पावर का हमेशा कंट्रोल रहता है हमारे स्टेट के किसी भी डिपार्टमेंट के ऊपर थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल जो है वो मेन पावर है, एक यूनिटरी बॉडी है, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, और ये हो आपका 256 से लेके 263 पार्ट 11, ठीक है। इसके अंदर पार्ट 11 के अंदर आपका आर्टिकल 256 से लेकर 263 आपका बताता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में, ठीक है। यहाँ पर कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, कई सारे अलग अलग वेरियस आर्टिकल्स हैं जहाँ पर हमें ये सब देखने को मिलता है। जैसे पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स, ठीक है। द एग्जीक्यूटिव पावर हैज़ बीन डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट ऑन द लाइन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स एक्सपेक्ट इन फ्यू केसेस, थस द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर एक्सटेंड टू द होल इंडिया। देखिए जो एग्जीक्यूटिव पावर है, कई सारी पावर्स होती हैं जो हम स्टेट्स को नहीं दे सकते, हमें सिर्फ सेंटर के पास रखना है, तो
उनका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर आता है। उसके बाद आपका ऑल इंडिया सर्विस, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि IAS, IPS, IFS, ये सब की जो पोस्टिंग होती है वो हमारा जो है वो हमारा सेंटर करता है, ठीक है। स्टेट में वो जाके काम करते हैं पर सेंटर में वो हमारा अपॉइंट होते हैं, सेंटर से ही सैलरी मिलती है। उसके बाद आपका आता है पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आपके UPSC के बारे में बात कर रहा है। कई सारी पब्लिक सर्विस कमीशन होती हैं जो सेंटर से कंट्रोल होती हैं और पूरे स्टेट्स में अलग अलग तरह से, स्टेट में UPPSC होता है आपका, ठीक है, स्टेट की अलग होती हैं, पर वो कंट्रोल कौन करता है उन्हें, वो आपकी सेंटर से ही होती हैं। स्टेट्स की अलग होती हैं, उनकी कुछ पावर्स अलग होती हैं, पर पूरा जो मेन कंट्रोल होता है वो हमारा सेंट्रल से होता है। उसके बाद आपका इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम होता है आपका, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि देखिए कैसे वो ड्यूअल सिस्टम पे काम नहीं करता, एक दूसरे से डिपेंडेंट रहते हैं। सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर नीचे उसके हाई कोर्ट होता है, सबसे नीचे आपका सिटी कोर्ट होती है। तो ऐसे अलग अलग उनके सबसे लेवल्स बने होते हैं। उसके बाद आपका आता है रिलेशंस ड्यूरिंग इमरजेंसीज। देखिए आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी आपका बताता है, ठीक है। जब प्रेसिडेंट रूल आ जाए जो आर्टिकल 356 में, तब आपका इमरजेंसीज होती है। और जब भी कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है वो आती है आर्टिकल 360 के अंदर, ठीक है। प्रेसिडेंट अगर कोई आता है रूल जहाँ पर कोई सरकार नहीं चला पा रही तो वो आर्टिकल 356, और अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी आ रही है तो आपका आर्टिकल 360। उसके बाद अलग अलग कई सारे प्रोविजंस भी आए हैं, जैसे हमारा आर्टिकल 355 है, वो 2 ड्यूटीज़ को बताता है सेंटर की। पहला कि प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहर से कोई भी एग्रेशन हो रहा है तो उससे सारी स्टेट्स को बचाना वो सेंटर का काम होता है। और इंटरनल डिस्टर्बेंस को भी रोकना। इंटरनल डिस्टर्बेंस मतलब जो जैसे हमारे माओवादी वगैरह होते हैं हमारे खुद के ही राज्य में, वो दंगा फसाद फैलाते हैं, उनको भी रोकना, ठीक है। और टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज़ कैरिड ऑन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये भी ध्यान रखना कि जो हमारा सारी स्टेट्स हैं उनकी सरकार जो हैं वो संविधान के अंतर्गत आके काम कर रहे हैं, ये भी हमें देखना पड़ता है। उसके बाद आपका आता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस जैसे प्लानिंग कमीशन आपकी, ठीक है, सबसे मेन ये है कि ये हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये हमारे संविधान के अंदर नहीं आती, ये हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी बॉडी है जो प्रधानमंत्री के अंडर काम करती है, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन है, आपके हेड कौन है, PM, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये एक हमारी ऐसी बॉडी है जो सबसे फेमस है और ये हमारे संविधान के अंदर काम नहीं आती, ये एक एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। उसके बाद आपके आता है फाइनेंशियल रिलेशन। देखिए फाइनेंशियल रिलेशन आर्टिकल 268 से लेकर 293 और पार्ट 12, ठीक है। पार्ट 12 आर्टिकल 268 से लेकर 293 के बीच में काम करता है। और इसमें जो आपका संविधान है वो अलग अलग फाइनेंशियल पावर्स को बांटता है स्टेट और सेंटर के बीच में, कि सबसे पहला बजट किसको आएगा, उसके बाद उसे क्या करना होगा, ये सारी प्रोविजंस आपके इस फाइनेंशियल रिलेशंस में दिए गए हैं। जैसे फाइनेंस कमीशन जो आर्टिकल 280 के अंदर आती है, फाइनेंस कमीशन, ठीक है, जो क्वेसी जुडिशियल बॉडी है। क्वेसी जुडिशियल बॉडी का मतलब कि ये क्या है, एक बॉडी है जो प्रेसिडेंट आपको हर 5 साल में इसको बना के देगा, ठीक है। हर मतलब चुनाव के साथ इसमें फाइनेंशियल कमीशन में आपका चेंजेस आते हैं चुनाव के साथ साथ, ठीक है, और कभी कभार उससे पहले भी आ जाते हैं अगर ढंग से काम ना करें, ठीक है। और ये क्या है, ये एक फाइनेंस कमीशन, ये आपकी पहले एनालाइज करती है, ऑर्गेनाइज करती है, उसके बाद आपको एक बजट निकाल के देती है, सरकार को भी, देश की सरकार को भी और प्रदेश की सरकार को भी, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इफेक्ट ऑफ एमरजेंसीज। देखिए इमरजेंसी का इफेक्ट क्या होता है, अगर हम सेंटर और स्टेट की बात कर रहे हैं रिलेशंस में, तो कभी कभार क्या होता है कि यार कुछ चेंजेस आ जाते हैं इमरजेंसी के टाइम पे, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे क्या है, जो हमारा एनवायरनमेंट होता है सिटी वगैरह का, वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है और सबकी जो मेंटेलिटी, हम इंसान ही हैं, तो कई सारी जो इमरजेंसी के टाइम पे कहें तो कोलैप्स हो जाते हैं, कुछ आइडियाज़ या आइडियोलॉजीज़ कोलैप्स हो जाती हैं और जो सारी जो पावर है ना वो सेंटर के पास चली जाती है इमरजेंसी के टाइम पे, स्टेट की पावर और कम हो जाती है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो मैंने आपको बताया 352 और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में है, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आपका आता है सरकारिया कमीशन, ठीक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपका सरकारिया कमीशन, क्यों, क्योंकि 1983, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए थे 3 मेंबर की एक कमीशन बनाई, 3 मेंबर की, जिसके हेड थे वो थे RS सरकारिया, ठीक है। ये एक रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के, और जिनको कहा गया कि तुम्हें एग्जामिन करना है और रिव्यू करना है, ये देखने के लिए कि जो भी सरकार के बीच में और मतलब देश की सरकार और राज्य की सरकार के बीच में हमने पावर्स को बांटा है,
वो पूरी तरह से एप्रोप्रिएट है, उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है या नहीं। ठीक है, ये थी हमारी सरकारिया कमीशन, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमीशन है अगर हम बात करें सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, क्योंकि इसी ने पूरा बताया था, एनालाइज किया था कि सरकार के बीच और में जो पावर है वो अच्छे से बटी है या नहीं बटी है, किसको कितनी पावर की और ज़रूरत है। ठीक है, तो देखिए ये आज का पूरा हमारा एक पूरा टॉपिक था जो 40 मिनट से ऊपर का हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।